गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम यूनिट फर्स्ट रिवाइज करेंगे। जितने सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें बन सकती हैं, इसको पढ़ने का फ़ायदा ये होगा आपका कि आपसे जितने एमसीक्यू या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा या जितने सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट पूछेगा, ठीक है, जितने सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट पूछेगा या फार्मूले पूछेगा, वो सारा का सारा इस वीडियो में कम टाइम पे हम ज़्यादा पढ़ लेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये उनके लिए वीडियो है जिन्होंने यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है चार्ज। तो सब जानते हैं चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है, ये सबको पता है। ठीक है, सेम चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वहाँ पे रिपेल्सिव फोर्स काम करेगा। ठीक है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वहाँ पास अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। ठीक है, चार्ज की डिस्कवरी पे नहीं जाएंगे क्योंकि रिवाइज वीडियो है। इतना क्लियर हो गया। सर चार्ज के दो केस होंगे, आज संडे है, रिवाइज कर लेते हैं। पहला कि चार्ज या तो रेस्ट पे होगा या तो चार्ज मोशन पे होगा। यूनिट फर्स्ट में जो हमारा चार्ज है वो रेस्ट पे होगा और यह फिजिक्स की ब्रांच कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। The branch of physics which deal with the study of force, field and potential due to a charge at rest is called electrostatics, and electric charge is the fundamental in electrostatics. फिर चार्ज की कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं, आप सब जानते हैं। चार्ज को हम क्यू से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? क्यू से दिखाते हैं, क्यू या कहीं कैपिटल क्यू मिल जाएगा। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज में एक चीज़ याद रखिएगा कि हम जानते हैं कि दो टाइप्स का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज आने बॉडी, अगर किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज हैं तो वह यह दिखाता है, पॉजिटिव चार्ज आने बॉडी इम्प्लाइज दैट द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है तो वह यह दिखाता है कि उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी है। और अगर किसी भी बॉडी में निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज आने बॉडी इम्प्लाइज दैट द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर अगर आप किसी भी बॉडी को चार्ज देते हैं, याद रखिएगा, मान लीजिए ये कोई एक बॉडी और आप इसको चार्ज दे रहे हैं, तो जब आप इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, जब ये बॉडी चार्जिंग मतलब चार्जिंग के प्रोसेस पे है, किसके प्रोसेस पे है? चार्जिंग के प्रोसेस पे है। कुछ आपको एक्स्ट्रा भी जानने को मिलेगा। तो जब ये चार्जिंग के प्रोसेस पे है, ठीक है, तो याद रखिएगा इस बॉडी का जो मास है, इस बॉडी का जो मास है वो मास चेंज होता है। बॉडी का जो मास है वो क्या होता है? चेंज होता है। सर चेंज होगा तो दो केस होंगे, या तो मास इंक्रीज होगा या तो मास डिक्रीज होगा। तो जब किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दोगे, कौन सा चार्ज दोगे? पॉजिटिव चार्ज दोगे। व्हेन बॉडी इज गिवन टू द पॉजिटिव चार्ज इट मास डिक्रीजेस, तो इस बॉडी का मास घटेगा, इस बॉडी का मास घटेगा। तो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे सर, जब किसी भी बॉडी को निगेटिव चार्ज देंगे इट्स मास इंक्रीजेस, इस बॉडी का मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दो केस आपको पता चल गए। सर किसी बॉडी का मास कब बढ़ता है? किसी बॉडी का मास तब बढ़ेगा जब आप उसे कौन सा चार्ज दोगे? निगेटिव चार्ज दोगे। और मास कब घटेगा? जब आप किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दोगे। ये चीज़ें याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चार्ज एक क्वांटिजेशन नेचर दिखाता है, क्यू इक्वल होता है प्लस माइनस एनी, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज जो ट्रांसफ़र होता है वह कंप्लीट वे पे होता है। यानी कभी भी चार्ज ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होगा 2.35 या 2/9 इलेक्ट्रॉन या 2.35 इलेक्ट्रॉन। इस केस ऐसे चार्ज बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं होंगे। जो हमारे चार्ज ट्रांसफ़र होंगे वह कंप्लीट इंटीजर्स फॉर्म में होंगे। यहाँ पे क्यू जो है वो चार्ज है, क्यू क्या है? चार्ज है। यन क्या है? यहाँ पे इंटीजर्स है। ठीक है, यन क्या है? इंटीजर्स है। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज का।
और इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव भी होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की एक और प्रॉपर्टीज़ होती है, वैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है चार्ज के बारे में, आप और याद रखिए। ये चार्ज का क्वांटा नेचर कहलाता है, याद रखिएगा, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटा नेचर है। ऐसा चार्ज है क्वांटा नेचर कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव भी होता है। अगली प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, बोल देगा चार्ज इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं दिखाता, ये बिल्कुल याद रखिएगा कि कॉन्सेप्चुअल और ऑप्शनल और रिवाइज के फार्मूले के टर्म पे आप वीडियो देखिएगा। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एडिटिव नेचर का होता है। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज एट अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी में जो अलग अलग पार्ट पे चार्ज प्रेजेंट है, उनका जो टोटल सम होगा, एल्जेब्रिक सम होगा, वो टोटल चार्ज के इक्वल होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो आप चार्ज बना सकते हो एंड ऑल वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? इन एन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब हो जाएगा कि वो बाहरी चीज़ों से कनेक्ट नहीं है, याद रखिएगा, बाहर से कहीं भी चार्ज नहीं मिल रहा है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम जो टोटल चार्ज रहेगा, क्या रहेगा? टोटल चार्ज रहेगा वह कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ये याद रखिएगा। टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। फॉर जैसे कोई केमिकल रिएक्शन ले लीजिए आप, कोई केमिकल रिएक्शन में आपको समझा देता हूँ। जैसे आप Na+Cl ले लिए, तो जो चार्ज देगा Na+Cl, ठीक है। तो ये जो बनेगा वो बनेगा NaCl। तो यहाँ पे चार्ज क्या है? इसमें देखिएगा पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। इनका ओवरऑल सम कितना है? जीरो है। जीरो है इसका मतलब है कि कंजर्वेटिव नेचर के हैं, ठीक है। फिर अगला, चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट चेंज वट एवर बी इट्स स्पीड एंड चार्ज एट रेस्ट इक्वल चार्ज एट ए मोशन। जितना चार्ज रेस्ट पे है और चार्ज इन मोशन इक्वल होते हैं दोनों की वैल्यू। फिर एसआई यूनिट ऑफ चार्ज मैं आपको बता चुका हूँ, कूलाम होता है, ठीक है। सीजीएस यूनिट थोड़ा देख लीजिए, एसआई तो सबसे बनती है, सीजीएस यूनिट होती है स्टैट कूलाम। कौन सी? स्टैट कूलाम या ESU, ठीक है ये। और एक कूलाम में होता है 3 × 10⁹ ESU, इतना होता है, ये भी याद रखिएगा। फिर फ्लक्स पे आ जाइए, फ्लक्स से पूरा वीडियो बना हुआ है, थोड़ा रिवाइज के टाइम पे बस देखिएगा। फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फार्मूला होता है, फाई से दिखाते हैं EDS cos थीटा, EDS cos थीटा, जहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है, DS स्मॉल सरफेस है, और ये जो एंगल है E और DS के बीच में बनने वाला एंगल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और ये याद रखिएगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कि किसी भी सरफेस से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन नॉर्मली पास हो रही है, वो हम मेजर करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, ये भी याद रखिएगा। तो हम जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज टेकन टू बी ए पॉजिटिव इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉइंट आउटवर्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पॉइंट आउटवर्ड है, जैसे पॉजिटिव होगा तो आप भी जानते हैं ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो अगर आउटवर्ड है तो वहाँ पास आपका जो फ्लक्स होता है, वहाँ पास जो फ्लक्स होगा पॉजिटिव होगा। और अगर निगेटिव है, तो निगेटिव तब लोगे इफ़ दे पॉइंट आर इनवर्ड। निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे आती हैं। तो अगर ये अंदर की ओर आ रही हैं तो आप उस केस में फ्लक्स को कैसा लोगे? निगेटिव लोगे, ये याद रखिएगा। फिर ग्लास ला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर के लिए, इस यूनिट के लिए। तो फाई इक्वल होता है σQ/ε0, जहाँ पे σQ क्या है? एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज है ना। मतलब कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, फाई इक्वल क्या होता है? Q/ε0। किसी भी क्लोज सरफेस में जो नेट चार्ज होता है, तो वहाँ का जो फ्लक्स होता है वह उसके चार्ज के 1/ε टाइम्स होता है, वह उसके चार्ज के 1/ε टाइम्स होता है। दिस इज़ द गॉस थ्योरम। सर जहाँ पास गॉस थ्योरम लगती है वह सरफेस कहलाता है गॉसियन सरफेस। देखिए, आप कितना पढ़ रहे हैं, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप वहीं पे पीछे हो जाते हैं। रिवाइज बहुत नेसेसरी है। तो गॉसियन सरफेस क्या होती है? सर गॉसियन सरफेस वो होती है जहाँ पास गॉस थ्योरम लगती है। फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप एंड साइज। और जो गॉसियन सरफेस होती है यह इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है? इंडिपेंडेंट। किससे इंडिपेंडेंट होती है? ये भी याद रखिएगा। यह इंडिपेंडेंट होती है शेप एंड साइज से, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। तो इतनी ही सारी चीज़ें हैं जो भी आपको बता रहे हैं, आगे भी और बताते हैं। आगे अब देखिएगा,
फिर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले पे जैसे कुलाम्स लॉ हो गया, तो कुलाम्स लॉ क्या होगा कि एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², यह कुलाम्स लॉ होता है। ठीक है, ये कुलाम्स लॉ है। फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर कोई भी मीडियम रख दिया जाए, ये दो फोर्स हैं और इन दोनों फोर्स के बीच में कोई एक मीडियम रख दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रख दिया जाए, तो वो कहाँ आएगा? तो वो आएगा नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। सर इस के आ जाने से ना इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स काम करेगा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा आप देख ही रहे होंगे, ये ऊपर है ये नीचे, तो यूनिवर्सली इम्पैक्ट पड़ेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक है, एक एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। फिर आगे सुन लीजिए, यहाँ पास अगर वेक्टर फॉर्म में पूछ दिया, किस फॉर्म में पूछ दिया? वेक्टर फॉर्म में। तो आपने 11th क्लास में किसी भी चीज़ को वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करें वो पढ़ा होगा। तो वेक्टर फॉर्म में पूछ देगा तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², यहाँ पे आर कैप लग जाएगा, यूनिट वेक्टर। दूसरा अगर के लिखना होता है, यहाँ पे आप के लिख सकते हैं, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर कहीं एप्सिलॉन नॉट मिल गया तो वो क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हो गया। ठीक है, और एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी जो होगी वह मीडियम की होती है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसको देख लीजिए। अगर एयर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट हो या फ्री स्पेस हो, कैसा हो? फ्री स्पेस हो, तो सर वहाँ पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के इक्वल 1 होती है। के इक्वल क्या होती है? 1 होती है। किसी भी मीडियम की वैल्यू तो के हमेशा बड़ा होगा 1 से। और किसी भी मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये भी याद रखिएगा, किसी भी मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के की वैल्यू होती है इन्फानाइट। कई बार पूछा गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मेटल, तो वो कितना हो जाता है? वो होता है इन्फिनिटी। ठीक है, आगे चलिए। आगे में आप कुछ जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? ई इक्वल होता है F/Q0। ये याद रखिएगा, जहाँ पे F फोर्स है, Q0 चार्ज है, और ये आपका पर यूनिट चार्ज कितना फोर्स काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए हो जाएगा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। सर इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको वेक्टर फॉर्म में अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², आर वेक्टर, क्योंकि वेक्टर फॉर्म पूछने की शुरुआत हो चुकी है। आप इसी साल पेपर में पूछा था बायो सेवर्ट लॉ, जो मैग्नेटिक में है उसका जो वेक्टर फॉर्म होता है कितना होता है। इसके बाद आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में आ जाइए। अगला जो फार्मूला इम्पोर्टेंट है वो क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला होता है P = 2Ql, है ना। दो अपोजिट चार्ज रखे जाएं, आप पढ़ चुके हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। फिर इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है? तो इसका जो डायरेक्शन होगा वह होगा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसका डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। ओके, टार का फार्मूला क्या होता है? टार का फार्मूला भी डेरिवेशन आप लगा चुके हो। टाउ इक्वल होता है P sin θ, जहाँ पे थीटा क्या है? ये थीटा है, एंगल है पी और ई के बीच का, पी और ई के बीच का। और अगर इसको भी वेक्टर फॉर्म में पूछ दिया तो आप ऐसे लिख सकते हैं टाउ इक्वल P/E। याद रखिएगा, जहाँ पे P क्या है? P है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, और E है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। और अगर कोई भी डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, अगर कोई भी डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तो उस पर जो फोर्स काम करेगा, उस पर जो नेट फोर्स काम करेगा, उसकी जो वैल्यू होती है वह 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। ये हो गया। फिर एक और फार्मूला आप देखिएगा, वर्क डन कितना होता है जब कोई भी डाइपोल रखा जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और रोटेट कर रहा होता है, तो उसका फार्मूला होता है P1 - cos θ। ये फार्मूला होता है
ये फार्मूला कब होता है, जब आप किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब वह रोटेट कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, रोटेटिंग हो रही होती है, तो कितना वर्क डन होता है, ये उसका फार्मूला है। ठीक है, फिर यही वर्क डन स्टोर हो जाता है किसके फॉर्मेट में, एनर्जी के फॉर्मेट में। तो सर एनर्जी कितनी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी काम करेगी जब किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो यू इक्वल होता है माइनस पी कॉस थीटा, माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, फिर इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा होगा। अब वो फार्मूला क्या होता है वो सारे देख लेते हैं। चलिए, तो एक्जियल पोजीशन, पहली पोजीशन कौन सी देख लेते हैं, एक्जियल पोजीशन, एक्जियल एक्जियल पोजीशन, एक्जियल पोजीशन का जो फार्मूला होता है बेसिकली होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ ये होता है एक्जियल पोजीशन का। किसका है, एक्जियल पोजीशन का। अगर आप आर और एल के टर्म में देखना चाहें, आप उसको निगलेक्ट करते हैं जब आप डेरिवेशन लगाते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr/r² - L² का होल स्क्वायर, ये भी फार्मूला दिमाग में रखिए। कभी आप तैयारी वारी करेंगे तो अगर आर एल की वैल्यू दिया है, एल भी दिया है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इक्वेटोरियल्स पोजीशन पे देख लीजिए, इक्वेटोरियल्स पोजीशन का भी फार्मूला क्या होता है, तो इक्वेटोरियल्स का फार्मूला होता है ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ ये होता है। आर और एल के टर्म में देखना हो गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r² + L² की पावर 3/2। ये आप डेरिवेशन लगा चुके हैं, याद रखिएगा। इसके नाम भी याद रखिएगा, ब्रॉड साइड, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल्स पोजीशन और क्यूएक्सियल्स पोजीशन, ये सारे इसके नाम हैं। ठीक है, चलिए और रिवाइज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये उनके लिए जो ये पहला यूनिट पढ़ा है और मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, आप देखेंगे पूरी की पूरी यूनिट मैंने जितने सारे डेरिवेशन है वो करा दिए हैं, जो नहीं भी हैं तो वो मैं करा दूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इस पर तो अलग से स्पेसिफिक वीडियो डला हुआ है, लेकिन थोड़ा रिवाइज के टर्म पे देख लीजिए, क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो आपको पता है कि दो तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, कितने तरीके से, दो तरीके से चार्ज जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट था, दो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, पहला सर लीनियर, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन तो सीधे याद रखो फार्मूला लेमडा से दिखाते हैं, ये डेंसिटी कहलाता है, ये कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेमडा इक्वल होता है Q/L, लेमडा इक्वल क्या होता है, Q/L। ठीक है, वैसे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो ओवर लेंथ वाइज हो, पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो उसे बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिट निकालना हो तो चार्ज की कूलाम, लेंथ की मीटर, cm/cm। फिर एरिया या सरफेस, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो इसको दिखाते हैं, इस पर जो मतलब ओवर ए सरफेस एरिया कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इसको दिखाते हैं, इसकी इसमें जो डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको सिग्मा से दिखाते हैं। और सिग्मा इक्वल कितना होता है, Q/S या A, कुछ भी कहीं अलग अलग राइटर की बुक में अलग अलग मिलता है। चार्ज की SI यूनिट कूलाम, सरफेस एरिया की मीटर स्क्वायर, तो कूलाम/मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद एक और है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा वाला है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको देख लो। वॉल्यूम चार्ज, तो वॉल्यूम में क्या होता है कि इसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे आगे, और कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। तो इसे रो से दिखाते हैं, रो इक्वल होता है Q/V। इसकी यूनिट निकाल लो, चार्ज क्या हो जाएगी, कूलाम, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, कूलाम/मीटर क्यूब, ये हो गया। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आप फार्मूला जानते ही हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में आप बहुत सारी चीज़ जानते हैं कि अगर आप किसी भी लाइन चार्ज, क्या लाइन चार्ज किस लीनियर वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है,
लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फार्मूला होता है। फिर अगर कोई भी सीट है, कौन सी, अगर सीट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज, ठीक है, ये भी है इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है इक्वल सिग्मा अपान 2 अपान एप्सिलॉन नॉट। कैसे आता है ये मैं आपको डिराइव करा दूंगा, इक्वल सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फेरिकल सेल वाला अभी कल ही वीडियो अपलोड किया हूँ कि किसी भी स्फेरिकल जो सेल होंगे उसमें कितने केस होंगे और कहाँ कहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनसाइड कितना होगा। तो स्फेरिकल सेल में क्या था आप जानते हैं, आउटसाइड, किधर साइड, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। वहाँ पे जो रेडियस थी स्मॉल आर बड़ी थी कैपिटल आर से। फिर इन में आप भी जानते हैं इन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0 था, तो ये ड्राइव कर चुके हैं। और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, मतलब ये स्फेयर है और यहीं पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कितना था, वो इतना ही था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, इतना था। और चीज़ें रिवाइज कर ले और आपको बता देता हूँ कुछ, जैसे कि कोई भी मान लीजिए गॉसियन सरफेस पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है, सेम होता है। ये भी याद रखिएगा कि अगर कोई भी सरफेस गॉसियन सरफेस है, कैसी सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, बार बार बता रहा हूँ गॉसियन सरफेस क्या है। तो अगर कोई भी सरफेस गॉसियन सरफेस है तो उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन नहीं होगा। अगला याद रखो कि नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए सरफेस पैरेलल टू इट। अगर पैरेलल है सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के तो वहाँ पास फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर अगला याद रखो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस इनक्लोजिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। तो अगर कोई मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस, तो वहाँ पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो 0 होगा। ठीक है, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये सबको ऑप्शन और 1 वर्ड या 2 नंबर क्वेश्चन में सब आपकी हेल्प करेंगे। एक चीज़ और याद रखिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, कई सारे लोगों ने पूछा है, उसको बता देता हूँ, है ना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो यूनिट सही याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। इसकी यूनिट निकालना भी आपको हम बता देंगे, कैसे इसकी यूनिट निकालेंगे। चलिए बता ही देता हूँ इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए, आप सब लोग जानते हैं कुलाम्स लॉ से निकालेंगे तो F इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, होता नहीं होता। इससे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लो, ये इधर नीचे है, इधर ट्रांसपोज कर लो, ऊपर आ जाएगा, और या ऊपर तक कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/4 पाई Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब देखिएगा 1/4 पाई, तो इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, इसको तो इग्नोर कर दीजिए, नंबर है, इरेशनल है, तो उसकी कोई यूनिट होगी नहीं। अब ये चार्ज है तो ये क्या है, चार्ज है, और नीचे ये एफ रहेगा, एफ आर स्क्वायर रहेगा ना, जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो चार्ज की हो जाएगी कुलाम इंटू कुलाम, एक चार्ज है, कुलाम इंटू कुलाम। अब फोर्स की होती है न्यूटन, फोर्स क्या होती है, न्यूटन, फोर्स की हो गई न्यूटन, तो एन न्यूटन। आर डिस्टेंस है, दूरी है, तो उसका मीटर नापेंगे तो मीटर स्क्वायर, तो कुलाम का जाएगा कुलाम स्क्वायर हो गया। फिर हो जाएगा कुलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यू बदल जाएगी। ऐसे अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला निकाल लीजिए। वो कैसे निकालेंगे, तो इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला कुछ इस तरीका निकल आएगा कि पहले आप वैल्यू पुट कर दीजिए, किसकी चार्ज की, पहले चार्ज को तो आप जानते हैं ना, 80, एक दो चार्ज थे, 80 हो गया। नीचे फोर्स था, फोर्स का हो जाएगा M L T की पावर -2
और इसका हो जाएगा डिस्टेंस है ना आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा एल स्क्वायर। देखिए क्या कट रहा, कुछ एल एल है नहीं, टी की पावर -2 है, यहाँ पे 2 टी है ना, तो ऊपर जाएगा तो टी की पावर 4 हो जाएगा। टी की पावर -2 है, ऊपर वाले जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 4। यम नहीं है तो यम ऊपर जाएगा तो यम इनवर्स हो जाएगा, नीचे +2 पर नेगेटिव हो जाएगा, एम इनवर्स एल एल, ये जुड़ जाएंगे, ये और एल और ये एल, एल की पावर 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो एल की पावर -3 हो जाएगा, एल की पावर -3 हो गया। फिर टी -2 है तो ऊपर टी प्लस हो जाएगा, और ये दोनों क्या है, ये दोनों प्लस हैं तो जाएगा टी की पावर 4। फिर क्या बचा आपका, आपका बचा ए, ये ए है और ये है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं, जैसे आप याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड कई बार आपको बता चुका हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है, क्या होती है, इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वह, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करेगी सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, किसका, सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी, ना कि टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। तो फंसिएगा नहीं ऐसे स्टेटमेंट में, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगी, किस पे करेगी, सोर्स चार्ज में। और नॉर्मल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर रिलेट करता है। और अगर कहीं डाइपोल वर्ड आया तो आप दोनों डेरिवेशन देखेंगे तो वहाँ हो जाएगा ई इन्वर्सली 1/r³ ऐसे रिलेट करता है, ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा। और कुछ चीज़ें जो आपको बता दी जाए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो होती हैं वो आपकी क्लोज कर्व नहीं बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्लोज कर्व बनाती हैं, ये भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्लोज कर्व नहीं बनाती, जहाँ पास ये यूनिफॉर्म होंगी वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मतलब यूनिफॉर्म होगा, अगर लाइनें पैरेलल हैं। नॉन यूनिफॉर्म है तो इक्वल नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन फील्ड जो प्रेजेंट करते हैं वो एक रियल कॉन्सेप्ट है। फिर एक आइडल डाइपोल होता है, तो आइडल डाइपोल क्या होता है ये भी थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना अगर आपसे बन रहा है तो आपके चैप्टर फर्स्ट में कमांड ये भी याद रखिएगा कि अगर डाइपोल ये 2l टेंस टू 0 है, ठीक है, तो इस केस में जो क्यू हमारा होगा चार्ज हो रहा है वो मान लीजिए ये इन्फिनिटी है, सच वे, तो जो हमारा फार्मूला होता है डाइपोल का, पी इक्वल क्या होता है 2q_l, तो इसकी एक फाइनाइट वैल्यू होती है, इसकी क्या होती है, फाइनाइट वैल्यू। और इस केस में जो डाइपोल का साइज होता है नेग्लिजिबल होता है, और उसी को हम बोलते हैं आइडल डाइपोल। आइडल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल कहलाता है, याद रखिएगा क्या कहलाता है, पॉइंट डाइपोल भी कहा जाता है, पॉइंट डाइपोल या आइडियल डाइपोल, ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा हल्का सा। इसके बाद चीज़ों को आपको ऐसे समझना है कि हर एक जितने सारे फार्मूले या जितनी सारी डिफिनेशन आ रही है, कोई एक अच्छी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे आप, उसको डिफाइन करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो आप डिफाइन करेंगे। डिफाइन के बाद उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कुछ है ऐसा, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा एक भी नंबर इधर कटने वाला नहीं, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, इतना आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर किसी की भी डिफिनेशन पूछ रहा है, अगर उसके पास ये है तो आप मेंशन करिए, ठीक है, उससे हमारी डिफिनेशन थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिवीजन सीरीज़ पसंद आई होगी, आप इसको 1-2 बार देखिएगा ध्यान से, और फिर देखिए कौन सा टॉपिक आपके लिए नया लग रहा है या फिर कौन सा टॉपिक आपके हाथ में है, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। और कई बार सुनेंगे तो आपको अपने आप रिकॉल हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।